18वीं लोकसभा के गठन के लिए 7 चरणों का मतदान संपन्न हो गया। ये मतदान अपने आप में अनूठा कहा जा सकता है, क्योंकि ये अगर हम इतिहास की बात करें तो दूसरा सबसे लंबा मतदान प्रक्रिया थी। इससे पहले 1951-52 में लगभग 5 महीने तक मतदान प्रक्रिया चली थी और उसके बाद ये 82 दिनों का मतदान था और 7 चरणों में विभाजित रहा। कुछ ख़ास चीज़ें भी इसमें सामने आई। चुनाव आयोग ने इसकी पहल की कि इस बार जो 85 वर्ष से ऊपर के बुज़ुर्ग हैं या जो दिव्यांग हैं, जिनकी 40% से ज़्यादा दिव्यांगता हैं, उनके घर में जाकर वोटिंग करवाई गई। ये पहली बार हुआ। इसके अलावा जो दिव्यांग हैं, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए भी विशेष प्रबंध किए गए। ब्रेल लिपि से वो जाकर वोट कर सकते थे, इसका भी प्रबंध किया गया। लेकिन कुछ बातें और भी थी कि क्या इतना लंबा प्रोसेस होना चाहिए और इतनी गर्मी में ये चुनाव होने चाहिए। तमाम ऐसे प्रश्न थे जो सामने आए। तो हमने सोचा क्यों ना इन सब बातों पर एक परिचर्चा आयोजित की जाए कि उत्तर प्रदेश के आईने से लोकसभा चुनाव 2024। और आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे लखनऊ शहर के प्रतिष्ठित जन यहाँ पर मौजूद हैं और दे नीड नो इंट्रोडक्शन, वो अपने आप में एक विभूति हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराना चाहूँगा प्रोफेसर राकेश कुमार मिश्र जी, जो कि पूर्व विभागाध्यक्ष हैं जहाँ तक राजनीति शास्त्र विभाग का ताल्लुक़ है लखनऊ विश्वविद्यालय के, वो हमारे साथ हैं। प्रोफेसर निशी पांडे, जो कि इंग्लिश डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्ष रही हैं, चीफ प्रॉक्टर भी रही हैं जहाँ तक लखनऊ विश्वविद्यालय का ताल्लुक़ है। वरिष्ठ पत्रकार गोविंद पंत राजू जी भी हैं और राष्ट्रीय दैनिक के स्थानीय संपादक सुधीर मिश्र जी भी हमारे साथ हैं। और मैं हूँ संजय पांडे। आप सबको नमस्कार। सबसे पहले प्रोफेसर साहब आपसे ही शुरू करते हैं, प्रोफेसर मिश्रा जी, कि आपके अनुसार ये जो चुनाव प्रक्रिया थी, इस बार के चुनाव को आप किस तरह से देखते हैं, आपका आकलन क्या है? नहीं, वो एक बात जो आपने कही कि चुनाव प्रक्रिया बहुत लंबी थी, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। और बहुत सारी चीज़ें इस प्रक्रिया को लंबी रखने में जो देखने को मिली वो बड़ी लॉजिकल थी। जैसे उदाहरण के तौर से तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में एक ही दिन में वोटिंग हो गई और पश्चिम बंगाल में हमारे ख्याल से 7 चरणों में हुई है। जबकि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि तमिलनाडु का जो जोग्राफिकल एरिया है वो पश्चिम बंगाल से कम नहीं है, बल्कि कुछ ज़्यादा ही है, इसलिए इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं। दूसरी बात यह है कि जो अशांत क्षेत्र हैं भारत के, जैसे कि छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके या कश्मीर या कुछ नॉर्थ ईस्ट के इलाके, वहाँ तो आप 2-3 फेजेस में इलेक्शन करें तो ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर दूसरे प्रदेश बहुत शांतिपूर्ण हैं और अगर वो बड़े आकार के हैं तो वहाँ 2 फेज़ में क्यों नहीं इलेक्शन हो सकता है। और अगर वो छोटे आकार के हैं, जैसे कि पंजाब में आपने 1 फेज़ में इलेक्शन कर लिया, तो ये सब चीज़ों का कोई एक्सप्लेनेशन हमें दिखाई नहीं पड़ता कि क्यों फिर उनको इस तरह की स्ट्रेटजी इलेक्शन कराने में अपनानी पड़ी। और ये इसलिए भी बड़ा आश्चर्यजनक है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में बहुत लंबे समय तक एक दिन में ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हुआ करते थे। तो परिस्थितियां क्या इतनी बदल चुकी हैं कि अब हमें बहुत बड़े कई चरणों में बहुत लंबे पीरियड में इलेक्शन कराने पड़ते हैं। इसलिए इसका कुछ एक्सप्लेनेशन आना चाहिए ऑफिशियली, ये मेरा मानना है। जी, महिलाओं को कहा जाता है आधी आबादी, और इस बार देखा जाए तो कुछ स्टेट्स ऐसी थी, कुछ प्रदेश ऐसे थे जहां पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वोटिंग परसेंटेज उनका ज़्यादा रहा। बल्कि चुनाव आयोग के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 12 ऐसे राज्य हैं जहां पर फीमेल वोटर्स का रेशियो पुरुषों की तुलना में अधिक है। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की भागीदारी कैसी रही और क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? क्या महिलाओं का प्रतिनिधित्व और ज़्यादा होना चाहिए? प्रोफेसर निशी पांडे जी। सबसे पहले तो धन्यवाद प्रोग्राम में बुलाने के लिए। महिलाओं की भागीदारी जितनी रही है इसकी दुगनी हो सकती है। उसके लिए कुछ ऐसे चेंजेस हम लोग सोचते हैं होने चाहिए, जैसे कि ऑनलाइन वोटिंग इज समथिंग दैट इलेक्शन कमीशन सीरियसली सोच सकता है कि ऑनलाइन वोटिंग के बारे में सोचे। बिकॉज बहुत महिलाएं ऐसी हैं जो घरों से निकल के आ नहीं पाती हैं क्योंकि परिवार के पुरुष और सब लोग चले जाते हैं और वो वहीं रह जाती हैं। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि एटलीस्ट 40 to 50 women whom I know closely जो कि घरों में रह गई
कि बुढ़े माँ बाप की सेवा करनी है, देखना है। इसके लिए प्रयास ज़्यादा होना पड़ेगा कि महिलाएं और निकल के कितना आएँ, और महिलाएं ज़रूर चाहती हैं, बहुत चाहती हैं कि वो आएँ और वो अपनी बात को कहें। जहाँ तक रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, समय आ गया है कि हम लोग महिलाओं को पार्टीज़ जो हैं, नेशनल पार्टीज़ जो हैं, वो ज़्यादा उनके लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए मौका दें, उनको आगे आने का मौका दें। हम जानते हैं कि लोग ये कहते हैं कि देखिए जिन महिलाओं को दिया गया उनके पति लोग चलाते हैं, और इस तरह की बातें कही जाती हैं। पर मैं कहती हूँ कि जब तक आप देंगे नहीं अपॉर्चुनिटी, तब तक वो आगे आएंगी कैसे। और ये कहना कि वो सिर्फ पति के कहने पे चलती हैं, इसको तो मैं नहीं मानती बिल्कुल। बिकॉज नित्य प्रतिदिन सारे पति इसी बात का रोना रोते हैं कि मेरी बीवी जो है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, और मेरी बीवी जो है वो सुनती नहीं है, और मेरे को घर वही चलाती है। तो जब वो घर चलाती है, वो आपकी खुशी के लिए चुप रह सकती है, लेकिन वो अपना दिमाग आपको थोड़ी ना दे देती है। इसलिए मैं मानती हूँ कि प्रतिनिधित्व तो बढ़ना चाहिए, और महिलाओं को बाहर आने के लिए ऑनलाइन वोटिंग है या कोई और प्रोसेस बाय विच जो लोग घर से आके नहीं वोट कर पा रहे हैं जी, उनकी अगर कोई समस्या है, घर में बुजुर्ग हैं जिनकी देखभाल होनी है, या कुछ और है, या बच्चे हैं, तो उनके लिए कोई विकल्प होना चाहिए। एंड आई रियली थिंक इट इज टाइम कि इंडिया में ऑनलाइन वोटिंग का विकल्प आ जाए। जी सुधीर जी, आपका क्या कहना है? आपका आकलन किस तरह का है कि इस बार के चुनाव आपकी नज़रों में कैसे रहे? देखिए, एक अभी जैसे मिश्रा जी ने कहा कि जो फेजेस की बात हुई, तो ये फेजेस वाकई बहुत ज़्यादा हैं और इतने दिन तक नहीं होना चाहिए। लेकिन जो इसके पीछे का तर्क है वो ये होता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो अरेंजमेंट है वो लिमिटेड है, और इलेक्शन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो उसकी वजह से उसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करना, अलग अलग करके करने से, जैसे आयोग है उसको आसानी होती है करने में कि फेज वाइज अगर हम करेंगे। लेकिन ये ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फेजेस हैं, ये 7 नहीं होना चाहिए, 2 या 3 फेजेस में कर लिया जाना चाहिए। दूसरा एक चीज़ जो इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में मुझे खराब लगती है वो ये कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा। एक अभी साउथ में देखा कि वहां पर लोगों ने सड़क पे उतर के प्रदर्शन किया। प्रदर्शन इस बात पे था कि हमें वोट देने के लिए जितना प्रॉमिस किया गया था उतना नहीं दिया गया। मतलब ये जो हो रहा है ना कि पैसे देके वोट लेना, नॉर्थ ईस्ट में बहुत है, साउथ में भी है। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज को देखें, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने चुनावी वादों में कुछ ना कुछ मुफ्त देने का जो वादा करती है उस पर कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। हर पार्टी कुछ ना कुछ देने का वादा कर रही है। हमारी डेमोक्रेसी का ये जो तरीका है या राजनीतिक दलों का ये तरीका है, ये डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं करेगा और लोगों को मजबूत नहीं करेगा। माइक्रो लेवल पे या ग्रामीण स्तर पर या जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको ये मजबूत करने वाली चीज नहीं है। उनमें एक किस्म का निकम्मापन देना या खाने की बात समझ में आती है, लेकिन ये जो बाकी चीजें हैं उसमें एजुकेशन और हेल्थ की बात समझ में आती है, लेकिन बाकी चीजें जो बात की जाती है उस पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए। यानी बढ़ चढ़ कर जो वादे किए जाते हैं और जो शायद आगे चल के पूरे नहीं हो पाते हैं, उनके ऊपर कुछ लगाम कसनी चाहिए। गोविंद पंत राजू जी, आपने कई चुनाव देखे हैं, पिछले चुनाव में और अब की चुनाव जो हुए, इसमें क्या अंतर आपको महसूस हुआ? हम आपका आकलन जानना चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है जो सबसे बड़ा अंतर है वो फिर उसी बात की वजह से है जो चुनाव की अवधि है। इतने लंबे समय तक चुनाव चला, इसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को चुनाव की जो एक फीलिंग होती है, पूरे उत्तर प्रदेश में एकदम शुरुआती चरणों में जहां चुनाव हुआ वहां कौन लड़ रहे थे, किस तरह का लड़ाई थी, कौन राजनीतिक दल आगे थे, क्या वादे थे, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक उसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। तो अगर इतना बड़ा चुनाव इतनी लंबी अवधि में होता है तो मुझे लगता है कि लोगों में चुनाव के प्रति उत्सुकता खत्म हो जाती है, लोगों का चुनाव के प्रति एक उदासीनता बनती है, और जो मतदान प्रतिशत कम हो रहा है इसकी बड़ी वजहों में एक वजह ये भी है। यहाँ पर सुधीर जी ने कहा कि कुछ वजहें हैं, सिक्योरिटी की वजह है जिसकी वजह से चुनाव को लंबा खींचा जाता है, लेकिन वो भी अब आज के दिनों में ऐसी स्थितियां नहीं है। पुराने दौर की तरह मतपेटियों की सुरक्षा की वैसी समस्या नहीं है, लोगों की आक्रामकता अब उस तरह की नहीं है कि लोग हिंसा करें। इस बार के चुनाव में कहीं हिंसा नहीं दिखाई दी, तो इसको तो कम निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। इसके लिए चुनाव आयोग को कोई तरीके ढूंढने चाहिए कि कैसे इसको कम से कम वक्त में किया जा सके, ताकि पूरे देश में एक फीलिंग रह सके कि वो एक नई संसद को चुनने के लिए, एक नई सरकार को चुनने के लिए लोग वोट डाल रहे हैं। इतनी लंबी अवधि लोगों को निराशा पैदा करती है। दूसरी बात जो मतदान प्रतिशत की है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, हम जब मतदान प्रतिशत की बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि जो शहरों में या गाँव में लोग रोजगार के लिए अपनी जगहों से दूसरी जगह निकल के जाते हैं, उनकी तादाद बहुत बड़ी है, और वो तादाद कहीं हमारे जो ये सिस्टम है इसमें
उनके पास किसी तरह का मताधिकार नहीं है। वो जितनी दूर होते हैं वहां से, जहां उनका मतदान केंद्र है, वहां तक आना उनके लिए एक दिन की छुट्टी लेकर आना, या छुट्टी होती ही नहीं है तो संभव नहीं होता। तो इसके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि अगर आदमी के पास मतदान पत्र है वो अपने वोट को कहीं दूसरी जगह से भी दे सके, इसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। इससे निश्चित तौर पर मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। ऐसी है व्यवस्था, लेकिन वो इतनी जटिल है कि आम आदमी उसको करता नहीं है, प्रयास नहीं करता है। बेहतर यही होगा कि और इसको सरल बनाया जाए। मिश्र जी, गोविंद पंत राजू जी ने जो उदासीनता की बात की है, ये बहुत उभर के आया, खासकर शहरों में जो महानगर हैं वहाँ पे ऐसी उदासीनता क्यों है? अगर हम तुलना करें गांवों से, तो गांवों में प्रतिशत ज़्यादा रहता है, और शहर में जहां पर पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं, वाइट कॉलर जॉब करते हैं, वो इस दिन को एक छुट्टी के रूप में देखते हैं और वोट डालना अपना फ़र्ज़ नहीं मानते। देखिए, उसका एक कारण तो गोविंद पंत जी ने खुद बताया कि जब आप इतनी लंबी प्रक्रिया रखेंगे चुनाव की, और वो भी इतने गर्म मौसम में, तो फिर स्वाभाविक रूप से लोग बाहर निकलना हर परिस्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे, और उससे मतदान प्रतिशत पर फर्क पड़ेगा। भारत जैसे देश में 70 साल के बाद भी अगर 60% के आसपास वोट पड़ रहा है पूरे देश में, तो ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। ये कोई अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र या वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का संकेत नहीं है। दूसरी बात ये है, जो उदासीनता का कारण ये है कि शायद राजनीतिक दलों में लोगों का अब उस प्रकार से विश्वास नहीं रहा, ये भी एक कारण हो सकता है जी। और तीसरी बात यह है कि जैसा कि अभी आया कि जो मतदान केंद्र हैं वो अप्रोचेबल बहुत सारी जगह में नहीं है, तो उसके कारण भी ये स्थिति पैदा हो जाती है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या का जो उल्लेख हुआ, तो अब इतनी सारी आपके पास पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, स्टेट पुलिस है, तो अब शायद ये तर्क काम नहीं करता। और फिर कितने डिस्टर्ब एरिया इतने बड़े देश में, मुश्किल से 3-4 ऐसे प्रदेश हैं जो कि डिस्टर्ब एरियाज आप मान सकते हैं, बाकी तो सब शांतिपूर्ण है। पहले मार्च में चुनाव होते थे, आप लोगों को याद होगा, जो कि सबसे आइडियल वेदर है इंडियन कंडीशंस में। क्यों नहीं हम उसको किसी तरह से उधर ले जा सकते? तो अगर इस तरह के उपाय किए जाएं तो शायद कुछ उसका परिणाम देखने को मिले। प्रोफेसर निशी पांडे, इस बार जो सोशल मीडिया है उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ इन चुनावों में। इलेक्शन टाइम की अगर आप बात करें, खासकर लखनऊ के इलेक्शन की अगर हम बात करें, तो तमाम मैसेजेस आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स के आते रहे होंगे, इलेक्शन कमीशन के भी मैसेजेस आपको आते रहे होंगे। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी हुआ। आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, सोशल मीडिया इज समथिंग वी हैव टू लिव विद, और विश्व में सभी जितने देश हैं सब में सोशल मीडिया का प्रयोग हो रहा है, दुरुपयोग भी हो रहा है, उपयोग भी हो रहा है। सो वी हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड। तो हम ये बार बार कहें कि सोशल मीडिया की वजह से हमारी सोच बदल जाती है, आई डोंट थिंक सो। जिसको जो कुछ भी बोलना है, जिस पार्टी को भी जो कुछ बोलना है, वो सोशल मीडिया में बोलते रहते हैं, लेकिन उससे हम लोग की सोच कितनी बदलती है? मुझे नहीं लगता है कि सोशल मीडिया से सोच हम लोग की बदलती है, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जो वोटर है अब इतना परिपक्व हो रहा है और हो गया है धीरे धीरे भारत में, कि वो अपने एक्सपीरियंस या अनुभव के आधार पर वोटिंग करता है, या फिर जैसा कहा जा रहा है कि पैसा दे दिया, खरीद लिया, ये सब भी होता है। वो मानते हुए हम सोचते हैं कि सोशल मीडिया इज गुड इन वन वे, बिकॉज कई बातें जो पार्टीज अदरवाइज नहीं कह सकती हैं वो कहती हैं। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सोशल मीडिया शुड बी प्रॉपरली एंड रिस्पॉन्सिबली यूज्ड, क्योंकि जो यूथ है वो इससे जुड़ा हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि यंग वोटर्स आर कमिंग आउट, दे आर मच मोर एंथुजियास्टिक, और हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि यंग वोटर्स को ज़्यादा लाया जाए, क्योंकि हम बुढ़े और बुजुर्ग और इनके लिए तो सोच रहे हैं, पर यंग वोटर्स को लाएं, ये ज़रूरी है। सो सोशल मीडिया शुड बी यूज्ड फॉर ब्रिंगिंग इन यंग वोटर्स। सुधीर जी, ईवीएम की बहुत चर्चा होती है, हर इलेक्शन में होती है। ईवीएम को लेके आपका क्या आकलन है कि इस बार ईवीएम ने बहुत अच्छी तरह से काम किया? और एक और चर्चा रहती है कि लोग जब वोट डालने जाते हैं तो मतदाता सूची में उनका नाम नहीं होता है। मतदाता सूची को लेकर भी कई बातें कही गई हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये दो प्रश्न मैंने आपसे कर दिया। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, ईवीएम में अब तक जितनी भी जांच पड़तालें हुई हैं और जितनी चीज़ें सामने आई हैं, उसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं की जा सकती, मेरा ये मानना है। मैंने बहुत इंजीनियर्स से भी बात की, काफ़ी ऑफिसर से भी बात की, तो जितनी मेरी जानकारी है मैं उस आधार पे तो ये कह सकता हूँ कि ईवीएम सेफ है। बाकी बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं, तमाम साइबर क्रिमिनल्स एक्टिव हैं, इस तरह की कोई चीज़ है तो वो मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन जितना मेरी जानकारी में है उस हिसाब से तो मुझे लगता है
कि ईवीएम सेफ है। दूसरा, जो मतदाता सूची का जहाँ तक मसला है, उसमें मुझे लोगों की अवेयरनेस के ऊपर ज़्यादा मैं बात करना चाहूँगा कि बार बार ये प्रचारित भी किया जाता है, अखबारों में आता है, मीडिया में आता है, सारे लोगों को बताया जाता है कि किस तरह से आप अपना नाम उसमें चढ़वाइए, किस तरह अगर आपने कोई पता बदला है तो आप बदलवाइए। लोग 2-2 जगह पे, 3-3 जगह पे बने रहते हैं। अभी तो खैर काफ़ी चीज़ें कम हुई हैं, लेकिन उसमें हमारी अपनी अवेयरनेस भी काम करती है। और दूसरा, मीडिया को भी इसमें एक्टिव रहना चाहिए कि अगर लोगों की शिकायतें हैं कि उनका नाम नहीं आ रहा है तो वो आगे आएँ। एक चीज़ अभी इंटरेस्टिंग थी जो आपने निशी जी से पूछा, सोशल मीडिया। तो मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया ने इस बार बहुत ही खतरनाक किस्म का रोल अदा किया है। वो इस लिहाज से कि सोशल मीडिया का एक चीज़ होती है सोशल मीडिया में एल्गोरिदम जी। तो जब आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, जिस प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करते हो उसमें आपको अपने जैसे विचार पसंद आते हैं। उसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपको रीड कर रहा है, तो वो आपको वही विचार देना शुरू करता है जो आप पसंद करते हो। तो धीरे धीरे आप एक बड़े झुंड का हिस्सा बनने लगते हो। मुझे ये विचार पसंद है, मैं लेफ्टिस्ट हूँ तो मुझे लेफ्ट के आएंगे, मैं राइटिस्ट हूँ तो मुझे राइट के आएंगे, मैं मिड पथ पे चलता हूँ तो मेरे पास मिड पथ वाली चीज़ें आएंगी। तो उसमें होता क्या है, लोग बढ़ते चले जाते हैं। समाज कैसे बढ़ रहा है और कैसे अपरोक्ष रूप से हमारे दिमाग पर उन सब चीज़ों का असर आ रहा है, हम समझ भी नहीं पाते हैं कि हम कब टूल बन चुके हैं उसके। तो ये एक सोशल मीडिया को समझना, सोशल मीडिया के बारे में जानना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। लोग जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो कितना सच है उसका आकलन करना बहुत जरूरी है। और हमको अपने विरोधी विचारधारा के साथ में बात करना बहुत जरूरी है। उसमें ये बात करने की गुंजाइश खत्म हो रही है। लोग एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं, लोग एक झुंड का हिस्सा हैं और एक दूसरे पे बहुत आक्रामक हो रहे हैं। तो ये एक खतरनाक स्थिति है और इसने इस चुनाव में बहुत असर डाला है, जिसका नतीजा होता क्या है कि हम अपने नजरिए से इलेक्शन को देख रहे हैं, आप अपने नजरिए से इलेक्शन को देख रहे हैं, लेकिन जो दिमाग कैप्चर किए जा चुके हैं, जो बिल्कुल साइलेंट है, और वो जाके जब वोट देते हैं तो वो एकदम अलग हो जाता है। तो ये मुझे लग रहा है सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। इलेक्शन जो ठंडा दिखता है हमको कि कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन वो घर घर में मोबाइल पे खेला जा रहा है, बहुत तबीयत से खेला जा रहा है और ये अच्छे संकेत नहीं है। जी, आपने कई बातें उठा दी। पहले जो बात हम लोग कर रहे थे कि जिम्मेदारी वोटर की होनी चाहिए, मतदाता जो है उसकी होनी चाहिए, जो मतदान करने जा रहा है उसकी होनी चाहिए। क्यों ना हम जिस तरह से पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना आवश्यक कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया, कुछ ऐसी पहल की जाए कि इलेक्टोरल रोल्स में भी अपना नाम दर्ज कराना बहुत आवश्यक है। क्या कहेंगे प्रोफेसर मिश्रा? हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत आवश्यक है। बिना इसके तो, क्योंकि जब तक नाम ही दर्ज नहीं होगा आपके मताधिकार का प्रयोग कैसे हो सकता है। तो इसलिए उसमें जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके उसको क्यों नहीं अपडेट किया जा सकता है। जैसे कि मूवमेंट का सवाल है कि आजकल मूवमेंट बहुत है पॉपुलेशंस का, लोग रोजगार के लिए, बिजनेस के लिए इधर उधर जाते हैं। अब डिजिटल एज में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि नाम अगर ट्रांसफ़र कराना हो वोटर लिस्ट में एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि वो भी कम वोटिंग का एक कारण है, तो वो क्यों नहीं हो सकता है। तो इसलिए डिजिटलाइजेशन का बहुत ही कंस्ट्रक्टिव अगर उपयोग किया जाए मतदाता सूची को अपडेट करने में या लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने में, तो शायद वो कारगर हो सकता है। गोविंद पंत राजू जी, पहले जो चुनाव होते थे उसमें घर घर जाकर वोट मांगा जाता था। आजकल रोड शोज कर लिए जाते हैं और एक जो उत्साह पैदा होता था, टोलियां बनती थी, घर घर जाती थी, वोट मांगती थी, लेकिन वो इस बार देखने को नहीं मिला। बड़ा शांत सा चुनाव, लग ही नहीं रहा कि क्या चुनाव भी हो रहा है। पहले गहमा गहमी होती थी, कॉफी हाउसेज में डिबेट होती थी। हो सकता है सुधीर जी का कहना है कि मोबाइल पर चुनाव खेला जा रहा है, शायद इसलिए सामने नहीं आ रहा है, लेकिन मोबाइल पर तो चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है इसके लिए चुनाव आयोग बहुत अधिक जिम्मेदार है, क्योंकि इलेक्शन का जो भारत में कुछ वर्ष पूर्व तक जो चुनाव होते थे वो एक तरह से लोक उत्सव की तरह होते थे और लोग उसमें उसी तरह से भागीदारी करते थे, उसी तरह से हिस्सेदारी करते थे। चुनाव आयोग ने अनेक प्रतिबंध लगाए, जिनमें आप किसी के घर पे वॉल पेंटिंग नहीं कर सकते बिना उसकी इजाज़त के, आप झंडा नहीं लगा सकते, आप बहुत तरह के जो प्रदर्शन हैं, जुलूस हैं, छोटे जुलूस, वो नहीं निकाल सकते। तो ये जो रोक लगी हैं, बैनर नहीं लगाए जा सकते, इनकी वजह से चुनाव प्रचार का तरीका राजनीतिक दलों ने बदला है और रोड शो में उनको बहुत सुविधा है। सुरक्षा का इंतजाम प्रशासन को करना होता है, उन्हें गाड़ियों में बैठकर हाथ हिलाते हुए चले जाना होता है और भीड़ तमाशाई रहती है। तो उसका चुनाव के न तो उसमें वास्तविक मुद्दे उभर पाते, न लोगों की उस तरह की भागीदारी होती। बहुत सारे लोग सिर्फ देखने के लिए जाते हैं,
तो जो नीचे के स्तर पर चुनाव में जनता की हिस्सेदारी होती थी, मुझे लगता है वो कम करने के लिए चुनाव आयोग के प्रतिबंधों की बड़ी भूमिका उनकी है। तो इसको चुनाव आयोग को किसी न किसी रूप में इसमें कैसे वो सुधार कर सकता है, कैसे इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सकता है, ये करना चाहिए। जहाँ तक सोशल मीडिया वाला सवाल है, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया लोगों को अभी गवर्न करने की स्थिति में नहीं है। ये ठीक है कि आप जैसा सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वैसे आपको चीज़ें मिलती हैं, लेकिन भारत का मतदाता अभी भी इस तरह का वो अपनी जो उसको मत है उसके लिए बहुत गोपनीयता वो बनाए रखता है, और वो इतनी आसानी से सोशल मीडिया के जरिए गवर्न नहीं होता है। हालांकि ये भी है कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भटकाने का बहुत आसान एक तरीका हो गया है। जो वादे हैं, जो बड़े बड़े रिश्वत एक तरह की है कि हम आपको ये दे देंगे, ये सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से इस चीज़ को फैलाता है। आज ही मैं कहीं देख रहा था कि बहुत लंबी लाइनें महिलाओं की लगी थी कि वो खाता खुलवाने के लिए वहाँ मौजूद थी, और ये कहा गया कि वो उनको ये उम्मीद है कि अगले महीने उनको 8,500 रुपये मिलेंगे, इसके लिए वो खाता खुलवाने गई है। तो चुनाव के लिए जो रिश्वतखोरी का तरीका है, और अभी एक बड़ी अदालत ने उसको ये भी कह दिया है कि ये कोई गलत बात नहीं है चुनाव के लिए ऐसे वादे करना। मुझे लगता है कि किसी मतदाता को ये देना वो देना, हम इतने पैसे दे देंगे, हम इतने पैसे दे देंगे, इस पर रोक लगनी चाहिए। और अगर कोई राजनीतिक दल ये दावा करता है तो उस राजनीतिक दल को ये भी बताना चाहिए कि इसके लिए वो रिसोर्सेज कहाँ से लाएगा, इसके लिए वो पैसा कहाँ से लाएगा। अगर वो राज्य की जनता पर या देश की जनता पर कर्ज लाद कर मुफ्तखोरी की आदत उनको डालता है, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है, खतरनाक संकेत है। तो इस बारे में जरूर कुछ गंभीरता से कदम उठाए जाने चाहिए। चलिए थोड़ा सा अपने डिस्कशन को मोड़ते हैं, कुछ फ्यूचर की, भविष्य की बातें कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि आगे वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दूसरी बात ये, कुछ स्कूल कॉलेजेस में जाके मुझे लगी कि जिस तरह से अमेरिकन इलेक्शन होता है, वहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं उनके बीच में डिस्कशन कराया जाता है, डिबेट कराई जाती है। आपको क्या लगता है कि क्या हमारे देश में ये सब हो सकता है? क्या अब हमें उस ओर बढ़ना चाहिए? सुधीर जी, मुझे लग रहा है ये बड़ा जटिल सवाल है और अभी इसमें थोड़ा और अध्ययन करने की ज़रूरत है। जिस तरह से इसमें कमेटी बना के बहुत जल्दी से डिसीजन आया है, उसमें अभी बहुत विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत देश में बहुत विविधता है। पंचायत का चुनाव का अलग एक तरीका है, नगर निगम के चुनावों का एक अलग तरीका है, नगर पंचायतों का अलग है, विधानसभा का अलग है और लोकसभा का बिल्कुल अलग होता है। तो इस बात से किसी की असहमति नहीं हो सकती कि बार बार चुनाव नहीं होने चाहिए, लेकिन एक साथ ही सारे चुनाव होंगे, ये इस बारे में कह पाना मुझे तो अभी नहीं लगता कि ये एक बहुत इतनी जल्दी वो होना चाहिए। दूसरा एक चीज़ मैं और कहना चाह रहा था, जो राजनीतिक जो चुनाव बहुत ठंडे क्यों हो रहे हैं, या राजनीतिक दलों का लोग टोलियां क्यों नहीं गुजरती। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता बहुत उदासीन हो चुके हैं और वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से खुश नहीं है, क्योंकि एक वैचारिक जो ठहराव होता था लोगों में, और नीचे का कार्यकर्ता दरी बिछा रहा है और ऊपर कोई दूसरी पार्टी से आ रहा है और वो आके टिकट ले रहा है, तो ये चीज़ें लोगों को बहुत ख़राब लग रही है। और अब कॉर्पोरेट कल्चर है पॉलिटिकल पार्टियों में, लोग हायर किए जाते हैं, हर काम के लिए पैसा चाहिए, और कार्यकर्ता भी ये बात समझ चुका है कि मुफ्त में हम क्यों काम करें, मजा तो नेता कर रहा है। तो ये चीज़ भी एक इसके लिए जिम्मेदार है। निशी जी, आप इंग्लिश डिपार्टमेंट की लैंग्वेज से जुड़ी हुई हैं, भाषा का जो प्रयोग हुआ है इन इलेक्शंस में, इन पे कुछ कहना चाहती हैं? मुझे तो लगता है एक नैतिक ख्रास, लॉस ऑफ वैल्यूज दिखाई देता है। पॉलिटिकल सिस्टम उसको रिफ्लेक्ट करता है और ये नहीं रियलाइज करते हैं पॉलिटिशियंस कि जिस तरह के भाषा का प्रयोग वो करते हैं, वो भाषा और वो सोच जो है वो समाज पर उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो एज अ पर्सन फ्रॉम लैंग्वेजेस मुझे लगता है कि बहुत ही संयमित भाषा का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। और ये अभी नहीं शुरू हुआ है, ये पिछले 2-4 इलेक्शन से शुरू हुआ है और ये बढ़ता ही जा रहा है और ये बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है। एंड आई रियली थिंक कि द पब्लिक शुड नाउ बिगिन टू टेल द पार्टीज कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग न करें। लेकिन इस तरह के भाषा का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि इस तरह की भाषा को जल्दी समझते हैं लोग। कोई आपने एक जुमला छोड़ा या आपने कोई शब्दों का प्रयोग किया, लोगों ने वाह वाह किया, बिकॉज यू आर प्लेइंग टू द गैलरी। पब्लिक चाह रही है इस तरह की भाषा का प्रयोग हो, पब्लिक इस तरह की भाषा को एक्सेप्ट कर रही है, इसीलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है। लेकिन जो डिस्कोर्स है उसको बदला जा सकता है। पॉलिटिशियंस इस बात पर चिंतन करके कि इस तरह की भाषा का प्रयोग हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर एक पार्टी करती है और दूसरी नहीं करती है तो उसके लिए तालियां ज्यादा बज रही हैं, लोग उधर ज्यादा जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, आप विश्व में देखिए।
आप अमेरिका देखिए, क्या डिस्कोर्स है डोनाल्ड ट्रंप साहब के बीच में और बाइडेन साहब के बीच में। अगर आप सुन लें तो कान में से आग निकलने लगेगी। उस हिसाब से तो हम लोगों के पॉलिटिशियंस अभी उस तरह की बात नहीं करते हैं, बट द फैक्ट रिमेन्स कि ये विश्व भर में है, ये पोलराइजेशन जो हो रहा है, इस तरह की चीज़ें जो है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो तो खोया जा रहा है। तो ही इज़ जस्ट लाइक एन ऑडियंस, और ऑडियंस को खुश करने के लिए पॉलिटिशियन इज बिकम लाइक अ परफॉर्मर, जो चाहे वो बोलता है, जो चाहे वो करता है। जी सुधीर जी। देखिए, मेरा मानना है कि अभी जो आपने आखिरी सवाल किया कि लोगों की भाषा और नेताओं की भाषा कैसी हो गई है, तो मुझे लगता है कि वो इस पूरे चुनाव को एक बिजनेस की तरह, बिजनेस मॉडल की तरह देख रहे हैं और अपने कस्टमर को जानते हैं कि वो क्या समझता है, जो लोग हैं, जो वोटर है, वो किस भाषा को जल्दी समझता है। और दूसरा एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि लोग नकारात्मक बातों को, नेगेटिव बातों को जल्दी पकड़ते हैं। तो वो जब ऐसा बोलते हैं तो लोग जल्दी उसको कैच करते हैं और उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो समाज की भाषा है, जो लोग की भाषा है, वो इसमें बहुत काम करती है। और जो लोग बोलते हैं वो अचानक नहीं बोलते हैं, बहुत रिसर्च करके और बहुत स्क्रिप्टेड बोलते हैं। तो वो सोचे समझे ढंग से इस तरह की बातें की जाती हैं। जी राजू जी। देखिए, भाषा और शब्दों का चयन, मुहावरों का चयन, मुझे लगता है दोनों बहुत इस बार के चुनाव में बहुत निचले स्तर पर हमको देखने को मिले। और मुझे इसके लिए भी मैं चुनाव आयोग को जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि इस बार पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, चुनाव आयोग ने बहुत सारे राजनीतिक नेताओं पर प्रतिबंध लगाए थे। कुछ वक्त 24 घंटे या 2 दिन 3 दिन तक के प्रतिबंध लगे थे। इस बार सिर्फ एक नेता के खिलाफ ऐसा हुआ, जबकि शिकायतें 100 से ज़्यादा बड़े नेताओं के खिलाफ हुई थी। तो चुनाव आयोग को अपनी जो उसका रोल है उसको ज़्यादा गंभीरता से उठाना चाहिए। और जो बहुत घटिया किस्म की भाषा और उसके लिए जिन मुद्दों को उठाया गया चुनाव में, वो मुद्दे भी समाज को तोड़ने वाले मुद्दे थे। तो चुनाव आयोग को ऐसी कोई, इसके लिए कोई ऐसी परिभाषा तय करनी चाहिए कि कैसे शब्द और कैसे मुद्दे चुनाव में नहीं उठाए जाने चाहिए। इस पर भी चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी, तो मेरे ख्याल में हमने कई मुद्दों पर चर्चा कर ली। बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने थे और उन सबको समेटना आधे घंटे में मुमकिन नहीं है। कुछ और मुद्दे थे जो रह गए हैं। फिलहाल आप सब हमारे स्टूडियो में आए, प्रोफेसर आर.के. मिश्रा, प्रोफेसर निशि पांडे, गोविंद पंतराजू, सुधीर मिश्रा जी, आप सब हमारे स्टूडियो में आए। आपका तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार।